हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कौशिक पुनः आपके समक्ष एक नए क्विज के साथ उपस्थित हूँ। तो बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा की तैयारी बीपीएससी एसटीईटी ये एनसीईआरटी से लिया गया एमसीक्यू विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए हम शुरुआत करते हैं। तो देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां आधुनिक खेती अपनाई गई? झारखंड, पंजाब, उड़ीसा। आपके सामने है, जवाब दे सकते हैं जी। इसका सही जवाब होगा पंजाब। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है ज्वार एवं बाजरे के उत्पादन में कमी, गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि। तो हरित क्रांति जैसा कि आप लोग जानते हैं 1960 के दशक में भारत में कृषि के विकास के लिए किया गया। तो गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। इसका सही जवाब होगा यही। नेक्स्ट चलते हैं, खरीफ ऋतु फसल की अवधि है मतलब यह कब शुरू होता है ना और कब ख़त्म होता है। तो नवंबर से अप्रैल, जून से अक्टूबर और अप्रैल से जुलाई। तो सही जवाब इसका क्या होगा? खरीफ फसल के अंतर्गत जो है धान बोया जाता है। तो जून जुलाई से बरसात शुरू हो जाता है और यह जो है अक्टूबर में कट जाता है, नवंबर में फिर से रबी फसल बोया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा जून से अक्टूबर। चलिए अगला शुरुआत करते हैं आपके सामने। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? यानी भारत में है। आप देख सकते हैं ऑप्शन पहला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। क्या सही जवाब होगा? अनुमान लगाइए और जानते होंगे तो सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? मालदीव जल संधि, श्रीलंका जल संधि, पाक जल संधि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाक जल संधि। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4, 4.2 और 3.4। कन्फ्यूजन 1 और 2 में हो सकता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो इसका सही जवाब होगा 2.4। नेक्स्ट चलते हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव। बंगाल की खाड़ी की तरफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा इसका अंडमान निकोबार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉनसून। अब इसमें जो लक्षद्वीप दिया गया है वो आपका अरब सागर में पड़ेगा। 8वां क्वेश्चन, मॉनसून किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश, अरबी, हिंदी। तो इसका सही जवाब होगा अरबी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पश्चिम मानसून। इस तरह के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जो है आपके सामने आ सकते हैं। उत्तर पूर्व मानसून यानी उत्तर पूर्व की तरफ मणिपुर, आसाम वगैरह पड़ता है, बिहार पड़ता है ना, उत्तर में हिमालय है और पूरब की तरफ अरुणाचल प्रदेश वगैरह है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर पूर्व मानसून से अधिक वर्षा करने वाला राज्य कौन है, अर्थात किस राज्य में इसकी वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। उत्तर पूर्व मानसून से तो बारिश होती है लेकिन जाकर तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश करता है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है वापसी होती मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है दिमाग घुमाने वाले होते हैं। इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। केरल की तरफ से चलता है, उधर दक्षिण है और पश्चिम की तरफ है यानी अरब सागर की तरफ आपका महाराष्ट्र वगैरह पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। सही जवाब क्या होगा इसका? लेह। सूखा स्थान मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहता है। सूखा स्थान मतलब खेती वाली होती नहीं है, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल 12 नंबर क्वेश्चन, वुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वुल्लर झील उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। बहुत सारे लोग इसको जान रहे होंगे, तो जी इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक, ब्रह्मागिरी, सतपुरा। सही जवाब क्या होगा? ढूंढिए। इसका सही जवाब होगा अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट है 14, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है?
और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो सही जवाब क्या होगा? गोदावरी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लवणीय जल को वाली झील है? लवणीय जल वाली झील कौन सी है? चलिए बताइए। सांभर झील, डल झील, गोविंद सागर झील। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सांभर झील। नाम ही है सांभर, तो सांभर लवणीय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन जलवायु का तत्व नहीं है? जलवायु का तापमान, पवन, नदी। तो सही जवाब क्या होगा? ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जल और वायु मिला लेंगे, जल और वायु तो मानेंगे तापमान, लेकिन सही जवाब होगा नदी। तापमान, पवन जलवायु का मुख्य पार्ट तत्व है ना। टेम्परेचर को मिला करके ही जलवायु कहा जाता है। आगे चलिए। मदर डेयरी कहाँ की महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। इसमें ज़्यादातर लोग चले जाएंगे हरियाणा, लेकिन सही जवाब है दिल्ली। हरियाणा के नज़दीक ही है इसलिए। नेक्स्ट 18। ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? 3, 2, 1। सही जवाब क्या होगा? 2। एक मौसमी बेरोजगारी होता है और एक छिपी हुई बेरोजगारी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। तो शहरों में शिक्षित लोग बहुत हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो शिक्षित बेरोजगारी सही जवाब होगा। किस राज्य में भूमि सुधार के उपाय से गरीबी कम करने में मदद मिली है? केरल, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त दोनों। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या होगा? ज़्यादातर समझेंगे पश्चिम बंगाल, लेकिन जवाब इसका होगा उपयुक्त दोनों। चलिए आगे देखते हैं। निर्धनता रेखा निर्धारित की कितनी विधियां हैं? निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधि हैं? आपके सामने ऑप्शन है 4, 2, 3। इसका सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल सही, इसका सही जवाब होगा 2। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार, शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार कौन निर्धन है? दैनिक आय $1 से कम हो, दैनिक आय $3 से कम हो और दैनिक आय $4 से कम हो। दैनिक आय मतलब रोज का आय। तो निर्धन कौन है? दैनिक आय जिसका $1 से कम हो। सही जवाब यही होगा। अब चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया? 2002, 2004, 2005। तो नरेगा के लिए क्या सही जवाब होगा? तो अनुमान लगाइए इसका सही जवाब क्या होगा। हालांकि पहले से ही इधर टिक किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा 2005। ठीक है। यह जो है नरेगा जो है 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया और इसका नाम पहले था महात्मा गांधी MNREGA, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई? एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारा योजना मोदी सरकार में आई है 2014 के बाद, उसका भी एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें सारी योजनाओं के बारे में डिटेल रहेगा। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए तब तक सामने जो है उसको देखते हैं। अगला वीडियो हो सकता है कल या परसों में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ हुआ? 2005, 2000 और 2002। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2000, सन 2000। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का वर्णन की गई है। ठीक है, आरंभ की गई, यहाँ पे वर्णन लिखा गया है, आरंभ की गई 1993, 1999 और 1995। तो सही जवाब क्या होगा? अनुमान लगाइए। जी बिल्कुल 1999। 1999 में स्वर्ण आया, सोना आया। चुनावी घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? चलिए पॉलिटिकल साइंस में हम लोग घुस गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक दल, चुनाव आयोग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहेंगे। चुनावी घोषणा पत्र है कि चुनाव आयोग करता होगा, लेकिन चुनाव में जो लड़ते हैं वो करते हैं, अर्थात राजनीतिक दल करते हैं। आगे चलिए। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं। इसमें सही जवाब क्या होगा? मौलिक अधिकार की तरफ आप जा रहे होंगे, लेकिन यह सही नहीं है। यह सही है नीति निर्देशक तत्व, नीति की बात है। नेक्स्ट चलते हैं। बेरोजगारी भत्ता जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं। देश का सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च कानून क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, राष्ट्रपति। क्या जवाब होगा? अनुमान आपका सही है। जी बिल्कुल सही, संविधान होगा। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है?
समानता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष। धर्म का पक्ष नहीं लेगी तो लोग समझेंगे धर्मनिरपेक्ष। जी नहीं, यहाँ पे अर्थ होगा समानता। किसी का पक्ष नहीं लेना समानता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा हो। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है कि कोई भी धर्म अपना सकता है। नेक्स्ट चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956, 1976, 1986। तो क्या सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल, यह 1976 है। यह 42वें संविधान संशोधन में यह इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसा हुआ था। तो इसी के साथ ही यह क्विज समाप्त हुआ। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।